हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं लास्ट चैप्टर की पॉलिटी 10 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 में आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। बेसिकली ये जो पूरा आपका बुक था, इसमें आपको ये बताया गया कि जो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी को हमने किस तरीके से लागू किया है। जैसे कि हमने फर्स्ट देखा पावर शेयरिंग, डेमोक्रेसी में जरूरी होता है पावर शेयरिंग, डेमोक्रेसी में जरूरी होता है फेडरलिज्म, है ना, मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट और उनके बीच में पावर का डिवीजन होना। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के इश्यूज क्या है वह देखें। पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्टैब्लिश करने का एक इंस्टीट्यूशन है। पॉलिटिकल पार्टीज की हमने बात की, नेशनल स्टेटस जो पॉलिटिकल पार्टीज है क्या कंडीशंस उनको फुलफिल करनी होती है। तब हमने ये 4 जो चैप्टर्स है वह देख लिए। अब हमारा बचता है लास्ट चैप्टर कि अगर किसी भी देश ने डेमोक्रेसी को अपनाया है तब उसके आउटकम्स जो है वह क्या होंगे। सो चैप्टर नंबर 5 आपका लास्ट चैप्टर है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसीज, है ना, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसीज। देखो बहुत सारे 100+ ऐसे देश हैं जो कि क्लेम करते हैं कि उन्होंने जिस सिस्टम को अपनाया है वो सिस्टम उनका डेमोक्रेटिक सिस्टम है। जैसे कि अगर हम चाइना की भी बात करें, चाइना भी इस चीज को बताता है कि वह डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि वहां पर केवल एक ही पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और बस वही उसी के चांसेस है, वही हमेशा गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तब देखो खुद को डेमोक्रेसी कहना जितना अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये एक ऐसा सभी का सॉल्यूशन हो सकता है कि आपके सोशल एड्रेस, आपके बाकी जो चैलेंजेस है वो सारी चीजें जो है वो एड्रेस हो गई? क्या ऐसा है? अगर आप एक डाइवर्स कंट्री में डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट करेंगे तब जाके इस सिस्टम से आउटकम्स क्या आने चाहिए। आप डेमोक्रेसी से क्या एक्सेप्ट करते हो, क्या आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ये जो उम्मीदें हैं, अगर आपने डेमोक्रेसी को पूरा किया है, आपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया हुआ है, तब इन्हें कंप्लीट होना चाहिए, मतलब ये रिजल्ट्स हैं और आपने डेमोक्रेसी को अपनाया हुआ था। अब एक प्रश्न आता है कि आखिर जब हमें आउटकम्स देखने हो, हमें परिणाम देखने हो, आउटकम्स देखने हो, हमें देखने हो कि लोकतंत्र के क्या एक परिणाम हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कुछ बेस तो बनाएंगे ना कि इन आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वह ज्यादा सक्सेसफुल है कंपैरेटिव अदर जो सिस्टम अपनाए हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, है ना। सो यहां पर हमने जो टूर ऑफ डेमोक्रेसी किया अब तक इस बुक में, अब हम कर रहे हैं इसको वाइंड अप, जिसमें कि हम आउटकम की बात करेंगे। सो जनरल हम एक क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट डज डेमोक्रेसी डू और व्हाट आउटकम कैन बी रीजनेबल एक्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। आपको बार बार ये शब्द देखने को मिलेगा, रीजनेबल एक्सपेक्ट, है ना। एक्सपेक्ट मतलब आप क्या उम्मीदें कर सकते हैं और क्या उन उम्मीदों को करना डेमोक्रेसी से उचित है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक स्टूडेंट जो 12 घंटे सही डायरेक्शन में पढ़ रहा है, 10 घंटे सही डायरेक्शन में साल भर पढ़ रहा है, हाँ हम उसका जो आउटकम है बेसिकली वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इसकी यूपीएससी में रैंक आ जाएगी या यूपीएससी निकाल लेगा। बट ऐसा स्टूडेंट जो कि पढ़ता ही नहीं है या फिर उसका डायरेक्शन सही नहीं है, एक दिन पढ़ना है बाकी दिन नहीं पढ़ना, आप कैसे उससे जो है वह एक्सपेक्ट कर लोगे कि इसका यूपीएससी की फाइनल पीडीएफ में नाम होगा। तो बेसिकली आपके कुछ ऐसे जो फीचर्स, कुछ ऐसे जो लक्षण है वो पहले ही बता देते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, है ना। और वैसे ही अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो वो रिजल्ट जो है आपने किस प्रोसेस को अपनाया था उसकी वजह से आपके पास रिजल्ट है। तो दोनों चीजें कैसे जुड़ी हुई है, बस ऐसे ही हमें डेमोक्रेसी और उसके आउटकम्स को पढ़ना है कि अगर आपने डेमोक्रेसी को अपनाया है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया है, तब इससे आप क्या क्या रीजनेबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो नहीं आपने सोच लिया कि नहीं इससे, अगर मान लीजिए 140 करोड़ है इस देश में तो सभी के पास प्रॉपर एकदम सेम वेल्थ, हेल्थ, सारी चीजें, एजुकेशन सब सेम होगी, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप डेमोक्रेसी को आप इसका जो एसेस है वह करो, आप मूल्यांकन इसका करें, लेकिन बेसिस जो है, लेकिन जो ग्राउंड्स हैं वह रीजनेबल हो कि आपने जो एक्सपेक्टेशंस डेमोक्रेसी से सेट कर रखी है कि अगर हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया है तब ये हमें इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, ठीक है। सो बस हम यही देखने वाले हैं। हाँ, और सारा ये चैप्टर है हम यही देखते हैं कि अगर एक जो सोसाइटी है, एक जो देश है, उसकी सोशल लाइफ में सिटीजन्स की डिग्निटी, है ना, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी,
इनकम की इनइक्वालिटी थी उसको कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए, क्या डेमोक्रेसी सिस्टम को अपना लेना, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपना लेना इस बात का आपको इंश्योर करता है या इस बात की गारंटी देता है कि सभी लोगों में इक्वल जो इनकम और बाकी एजुकेशन है वो होंगी, है ना। तो ये सारे ही क्वेश्चंस जो है हमें देखने हैं। तो ये चैप्टर आपको बताएगा सबसे फर्स्ट हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी आउटकम्स, है ना। आखिर आप जो मूल्यांकन करेंगे वह किन आधारों पर करेंगे। हम जो असेसमेंट अब करने वाले हैं कुछ ना कुछ तो मूल्यांकन के आधार होंगे कि आखिर उस सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, हम क्या उसे रीजनली एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मूल्यांकन के कुछ जो आधार है वह होंगे। सेकंड हम बात करेंगे कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है अकाउंटेबल फॉर्म है, रिस्पॉन्सिव फॉर्म है एंड लेजिटिमेट फॉर्म है, वैध। लेजिटिमेट मतलब वैध, है ना। तो ये क्या अकाउंटेबल है, जवाबदेह है, जिम्मेदार है लोगों के लिए। तो क्या एक ऐसा गवर्नमेंट डेमोक्रेसी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जिन देशों ने डेमोक्रेटिक सिस्टम डेमोक्रेसी को अपनाया उनके यहाँ जो आर्थिक समृद्धि है और जो विकास है वो कैसा हुआ, उसकी दर क्या रही। क्या और ऐसे देश जिन्होंने या तो डिक्टेटरशिप को अपनाया था या किसी और फॉर्म को अपनाया था जो कि डेमोक्रेटिक फॉर्म नहीं था, उसकी ग्रोथ रेट जो है वह ज़्यादा है। देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मान लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि ये सभी चैलेंजेस को एड्रेस कर लेगा, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है ना। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, अगर इकोनॉमिक रूप से जो ग्रोथ और डेवलपमेंट मान लीजिए डेमोक्रेसी ने एस्टैब्लिश कर भी लिया, तब क्या इनइक्वालिटी और जो पॉवर्टी है उसको हटा पाएगा। गरीबी को, वंचनाओं को, असमानताओं को, ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है 1% लोगों के पास 40% वेल्थ कंसंट्रेशन है। इंडिया की ही बात हो रही है, 1%। और 50% जो लोग उनके पास केवल 3% वेल्थ और बाकी कंसंट्रेशन है इन सब चीज़ों का। तो ये रिपोर्ट्स क्या बताती है, हम लोकतंत्र तो है ना, फिर ये रिपोर्ट्स कितनी गलत होंगी बताओ। 1% लिखा है, चलो 3% 4% होंगी, लेकिन आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह बहुत जो है अनइवन सा लग रहा हो, बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा होगा। तो क्या हम एक डेमोक्रेसी से इसके एक्सपेक्टेशंस करने लगे कि सभी के पास इक्वली चीज़ें हो। देन नेक्स्ट हम देखेंगे अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, है ना, कि आखिर जो सोशल डाइवर्सिटी है, जो सामाजिक विविधता है, उसमें कोऑर्डिनेशन और उसमें जो सामंजस्य है कंपैरेटिव अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जो है वह कितना सक्सेसफुल रहा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वह बेस्ट है देन बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। एंड लास्ट हम देखेंगे डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। अगर हम अपने नागरिकों की बात करें तो ये एक ऐसा फॉर्म हो जाता है, एक ऐसा तरीका है डेमोक्रेसी कि यहाँ पर जो सिटीजन्स है उनको अधिकार मिलते हैं, उनकी डिग्निटी, उनकी फ्रीडम जो है वह बची रहती है, ठीक है। तो चलिए यही सारी बातें जो है वह हमें समझनी है। क्लियर है? चलिए, अच्छा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड होती हूँ और साथ साथ लिखते चलो। तो हमें कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं? 6 पॉइंट्स। विंस्टन चर्चिल की एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया डेमोक्रेसी को लेकर और इन्होंने कहा दैट डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सबसे बुरा रूप है, एक्सेप्ट ऑल द अदर दैट हैव बीन ट्राइड, है ना। तो जितनी भी चीजें अगर ट्राइड की है, बाकी अन्य चीजों के कंपैरिजन अगर हम देखें तो जो डेमोक्रेसी है वो सही रूप नहीं है, वो सही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो यहां अगर आप मान लीजिए कभी आलोचना करना चाहें लोकतंत्र की, तब आप इस तरह के जो कोट है उसका यूज कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग। इस तरह के कोट, इस तरह के सेंटेंस आपकी मेंस आंसर राइटिंग को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। तो जैसे कि आपने लोकतंत्र के बारे में लिखना है, डेमोक्रेसी के बारे में आंसर राइटिंग करनी, तुरंत जो विंस्टन चर्चिल है उनका जो ये कोट है आप तुरंत लिख दें कि हाँ, अगर आपको क्रिटिकली उसको बताना है आप लिख दें कि डेमोक्रेसी हमने जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया है ये किस तरीके से बाकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो ट्राइड की उससे वर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, एक दो लोगों के पॉइंट्स और बताती हूं।
सबसे प्रचलित जो परिभाषा अब तक आपने सुनी है वो किसकी है? अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि आपको इनकी जो डेफिनेशन है वो याद नहीं होती, क्योंकि उसमें 2/4 जो है वह कब लगाना है ये ही हमें क्लियर नहीं होता। आइए मैं आपको बता देती हूं। तो पहले ऑफ है, फिर उसके बाद फॉर है, और फिर उसके बाद बाय है। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, ऑफ, फॉर एंड बाय। इसका मतलब क्या है? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यही डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। तो अब्राहम लिंकन जो है उन्होंने ऑफ, फॉर और बाय की डेफिनेशन दे दी कि डेमोक्रेसी जो है वह क्या है? लोगों का, है ना, लोगों पर, लोगों के द्वारा शासन जो है वह डेमोक्रेसी है। अब देखो यहां पर एक अगर हम गांधी जी की बात करें तो यहां पर जो गांधी कॉन्सेप्ट है सेल्फ रूल का, स्वशासन का, सेल्फ रूल, स्वशासन, गांधी जी का स्वशासन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मीन्स स्वराज इज अ रियल डेमोक्रेसी, अपना ही राज, स्वराज, स्वराज इज अ रियल डेमोक्रेसी। वास्तविक जो लोकतंत्र है वह क्या है? स्वराज है ना। तो यहां पर ये स्वराज की बात करते हैं, तो ये गांधी जी का एक लोकतंत्र की परिभाषा होगी। अब्राहम लिंकन की बात कर ली, ये आप पॉजिटिव ले सकते हैं, इसको आप नेगेटिव या जब क्रिटिकल या एनालिटिकल आपको करना हो तब इसको लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम आगे बात करेंगे। यूपीएससी का एक मेंस का जो क्वेश्चन है वह देख लो। यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ था। देखो बेसिकली बच्चों क्वेश्चंस जो है वह आखिर कैसे पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये नहीं कि केवल आपसे डेमोक्रेसी पूछ ली, आपसे डेमोक्रेसी को लेकर चैलेंजेस पूछते हैं, डेमोक्रेसी को लेकर कोई अलग अगर मान लीजिए कोई अलग से कोई रिफॉर्म हुआ है वहाँ से रिफॉर्म से क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब कई तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को पूछे जाने के। तो देखो हमेशा मेंस का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि कुछ ना कुछ एक उसमें मेन चीज़ रहेगी और बाकी उससे कनेक्टेड नोट्स रहेंगे। ठीक है, कि मान लीजिए हमारा मेंस में हमें क्वेश्चन क्या देखना है? डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी आपका क्वेश्चन हो गया, टॉपिक हो गया। अब डेमोक्रेसी को जब हम जोड़ेंगे कि अभी करंट में चैलेंजेस क्या है, तो यूपीएससी ने कहां से क्वेश्चन पूछ लिया कि इतने चैलेंजेस हैं उसके बावजूद हम डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म क्यों मान सकते हैं? यहां से क्वेश्चन आ गया। जब कभी आप टॉपिक को 360 डायमेंशन में तैयार कर लेते हो तभी आप मेंस की आंसर राइटिंग बहुत अच्छी कर सकते हो। अब देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मान लीजिए अभी ये कहा जा रहा है या कभी किसी समय ये कहा गया कि हमने डेमोक्रेसी में जिन इंस्टीट्यूशंस की कल्पना की है, जिन संस्थाओं की कल्पना की है, कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका, ठीक है, ये तीनों कमजोर हो रहे हैं। या फिर केवल पार्लियामेंट को लेके क्वेश्चन आ जाए कि पार्लियामेंट जो है वह कमजोर हो रही है, सो लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। आप समझ रहे हो कहां से मैं जो कहना चाह रही हूं वो समझ में आ रहा है? प्लीज कॉमेंट करके लिखना कि हाँ मैम समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया ये भी बता देना। तो देखो अब मान लीजिए इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट करके पूछ लिया, तो करंट अफेयर में चर्चा में था, डेमोक्रेसी टॉपिक आपको पढ़ना है, बस यही आपको बेसिक टू करंट और जो स्टैटिक टू एडवांस है बस यही पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन से आपने उसको जोड़ लिया कि हाँ ये जो पिलर है डेमोक्रेसी का वह कमजोर हो रहा है, अब ये इसके रिफॉर्म के उपाय है, बस हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब देखो चैलेंजेस हो गया, डेमोक्रेसी हो गया। अब इसके बाद जब हम इलेक्शंस की बात करेंगे, डेमोक्रेसी की बेसिकली आत्मा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। अगर मान लीजिए इलेक्शंस जो है उसमें आपने सभी को जो राइट टू वोट है वह नहीं दिया, या कोई और उस पर ऐसा क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा दिया कि नहीं 18 साल के आप हो गए, अच्छी बात है, बट वोट देने नहीं मिलेगा जब तक कि आपकी इनकम इतनी ना हो। अगर इस तरह के मान लीजिए कोई क्राइटेरिया डिसाइड कर दिए जाते हैं, या ये कल्पना है, इमेजिनेशन है, ऐसा होगा नहीं, तो यहां पर हम देखेंगे कि ये डेमोक्रेसी के लिए किस तरीके से थ्रेट पैदा कर देगा। अब देखो अगर आपको ये बात समझ में आई आप इस क्वेश्चन को लिख पाएंगे। पूछ लिया टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का जो क्वालिटी, गुणवत्ता है उसको एनहेंस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्रपोज द इलेक्टोरल रिफॉर्म इन 2016। तो आप देखो कहां पूछ लिया बच्चों, करंट अफेयर से जोड़ लिया।
ठीक है, तो करंट अफेयर से पूछ लिया कि एक जो ये रिफॉर्म है इलेक्टोरल रिफॉर्म 2016 का, ये कैसे डेमोक्रेसी की जो क्वालिटी है उसको इनहेंस करेगा, या फिर कोई ऐसा रिफॉर्म आ गया, कोई ऐसा सुधार या कोई ड्रॉबैक या चैलेंज आ गया, वो कैसे डेमोक्रेसी की जो क्वालिटी है उसको कम कर रहा है। ऐसे ही बस मेंस में आंसर आपको लिखने होते हैं। तो अगर आपने टॉपिक को ठीक से समझा है, आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं हर एक चीज से, अपने आप आपको 3-4 टॉपिक, बस 3-4 आपको लाइंस मिल जाए ना, बस सफिशिएंट होता है इतना मेंस का आंसर लिखने में। आराम से आप 150 या 200 वर्ड्स जो है वो लिख ले जाएंगे। ठीक है, सो व्हाट आर द सजेस्ट रिफॉर्म एंड हाउ फॉर आर दे सिग्निफिकेंट टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या ये जो रिफॉर्म्स है वह पर्याप्त है या फिर नहीं है, या कितने कठिन है। ठीक है, सो ये एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जाए आप इन तीनों का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी का मेंस क्वेश्चन और मैंने कनेक्ट करना बताया। और अब हम शुरू करेंगे फर्स्ट, हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसी आउटकम। हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसी आउटकम्स। अब हमें परिणामों का मूल्यांकन करना है, लेकिन हम इस बात को बैठ के सोचें कि परिणाम, जैसे आपको कोई किसी व्यक्ति को आप बताना चाहते हैं कि वो अच्छा पर्सन है, या किसी व्यक्ति को बताना चाहते हैं कि वो बुरा पर्सन है, तब आप कैसे बताओगे? आप कुछ पैरामीटर्स तय करोगे कि नहीं वो तो बहुत झूठ बोलता है, वो तो बहुत फेंकता है, वो मतलब आप बहुत से तरीके बता सकते हैं। और वही आपको बताना हो कि नहीं कोई व्यक्ति अच्छा है, आप उसकी अच्छी हैबिट्स गिनाने लगोगे, है ना। तो कुछ ना कुछ आपने पैरामीटर्स बता रखे हैं ना कि हाँ क्यों अच्छा है क्यों बुरा है। सो क्या है और क्यों है, ये दो शब्द तो जरूरी होते हैं। अब ऐसे ही डेमोक्रेसी के आउटकम्स अगर हमें सोचने हैं तो हमें एटलीस्ट कुछ पैरामीटर्स तो कम से कम बनाने होंगे। और यहां मैं आपसे बात कर रही हूं कि अगर डेमोक्रेसी अच्छी चीज है, इसके पीछे वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वाज बेटर बिकॉज, क्यों अच्छी है डेमोक्रेसी? बिकॉज ऑफ ये पॉइंट्स, है ना, ये पॉइंट्स। आपको क्या है इन पॉइंट्स में, आओ समझते हैं। फर्स्ट इसमें कहा जाता है कि प्रमोट इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स, कि सभी नागरिकों के बीच में ये क्या करता है, समानता को स्थापित करता है। और सभी जब सिटीजन्स जो है वह इक्वली होंगे, और यही डेमोक्रेसी की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है या फिर बाकी जो सारी चीजें हैं, नागरिक जो सिटीजन्स हैं उन्होंने वोट देकर आपको चुना है। इसका मतलब हर एक सिटीजन का मूल्य है, हर एक सिटीजन जो है वह वैल्यूएबल है डेमोक्रेसी के लिए। तो सभी जो सिटीजन है वह बराबर है। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14-15 में इसकी चर्चा की। एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। समानता के बाद बात हो गई गरिमा की। गरिमा का मतलब हुआ कि समाज में ऐसा कोई वर्ग ना हो, ऐसा कोई डिसएडवांटेज जो ग्रुप या वर्ग ना हो, कम्युनिटी ना हो, जिसके पास गरिमा के साथ जीने के साधन ना हो, है ना। तो एटलीस्ट जो डिग्निटी है वो मेंटेन करने के लिए डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। 2 मिनट में एक व्यक्ति ने डिसीजन ले लिया, वो डिसीजन केवल उसको प्रभावित कर रहा था। अगर गलत भी था डिसीजन तो केवल उसे ही प्रभावित किया। पर अगर वही डिसीजन 10 लोगों के लिए लिया जाता तब हमें सोच समझ कर लेना था, या 100 लोगों के लिए लिया जाना था तब 10 लोग सोच कर लेंगे। तब उस डिसीजन मेकिंग के प्रॉस एंड कॉन्स देखे जाएंगे, उसके कंसिक्वेंसेस देखे जाएंगे, उसके बाद ही उस पर निर्णय लिया जाएगा। सो एक हम कह सकते हैं कि बहुत सोच समझकर डिस्कशन करना, एक किसी भी डेमोक्रेसी में जब निर्णय लिए जाते हैं तब डिस्कशन पर वह बेस्ड होते हैं, और इससे सारे जो पॉइंट्स हैं, कंसिक्वेंसेस हैं, डायमेंशंस है वह निकल कर आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर एक डिसीजन लिया जाता है। सो समटाइम्स डेमोक्रेसी में हम ये कह सकते हैं कि डिले हो जाता है, बट डिसीजंस जो है वह ज्यादा सही लिए जाते हैं। सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सो समानता एंड यहाँ पर गरिमा, और ये आपका हो गया कि निर्णय की जो गुणवत्ता है वह बढ़ जाती है। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, है ना। चाइना में कुछ जो स्टूडेंट्स थे वह कुछ डिमांड कर रहे थे, एग्जैक्ट तो अभी याद नहीं है, बहुत पुराना एक उदाहरण है, 2-3 साल पुराना। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उस पर जो रोड प्लेन करते हैं ना वो चढ़वा देती है, तो वो भी प्लेन हो गए। अब ऐसे में क्या उन्हें अपनी डिमांड्स रखने का मौका मिला? वहां पे कन्फ्लिक्ट को इस तरह से, अगर कोई मतभेद है
तो सुलझाने के लिए एक तरीका होना चाहिए ना कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में कोई मतभेद हो रहा है, कोई रूल एक्स मांग रहा है, कोई वाई चाह रहा है, तब ऐसे में क्या होगा, उनके बीच में अगर डिस्कशन हो जाए, बातचीत हो जाए, तब कुछ पॉइंट्स पर दोनों जो है वह समझ सकते हैं। अब ऐसे में क्या हो सकता है कि जो लोकतंत्र है ये डिस्कशन पर बेस्ड है और ऐसे में हमें कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए बेस्ट मेथड देता है, बजाय इसके कि आप सुने ही ना सामने वाले की, है ना। सो अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। लोकतंत्र में क्या होता है कि ये हमें एक मौका देता है अपनी गलतियों को सुधारने का। अगर गलत डिसीजन ले लिया गया है, सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं, लोग मूवमेंट कर रहे हैं, हमने उनकी भी सुन ली, हमारा गलत डिसीजन सही हो गया। सरकार ऐसे कृषि बिल लेकर आ गई जिससे कि लोगों को लग रहा था कि नहीं ये गलत है, और ऐसे में सरकार ने उन्हें वापस ले लिया। सो क्या होता है कि अपनी जो मिस्टेक्स है उसको करेक्ट करने का एक जो चांस है वह डेमोक्रेसी हमें देती है। अब देखो, इसके अलावा अगर हम देखें तो लगभग ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। और अगर ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी को, कुछ और पॉइंट्स इसके मैं आपको बताती हूं, ठीक है। तो देखो, एसएस मूल्यांकन की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो कुछ पॉइंट्स हमने देखी है लास्ट। अब देखो, इसमें हमें ये बात करना है कि अगर ओवर 100 कंट्रीज, ओवर 100 कंट्रीज, अगर विश्व के लगभग 100 देश जो है वो डेमोक्रेसी को मान रहे हैं और ये क्लेम कर रहे हैं कि हम जो है वह डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी जो है इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को अपना रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ काइंड ऑफ डेमोक्रेसी हमने अपनाया हुआ है, या कुछ ना कुछ हमने काइंड ऑफ जो डेमोक्रेसी है इसको अपनाया हुआ है, ठीक है। अब देखो, एक और पॉइंट जो हम सबको समझना है कि अगर हमने एक ही रूल अपनाया, एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया, हो सकता है अगर 100 देशों में अपनाया जा रहा है तो तरीके जो है वह अलग अलग हो जाए, है ना। सो यहाँ पर कुछ ऐसे बेसिक तरीके हो सकते हैं जो कि सभी देशों में लागू होंगे, बट कुछ तरीके ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी आउटकम्स हो सकते हैं जो डिफरेंट हो। तो जैसे कि हम देखते हैं कि दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन। जनरली जब हम देखेंगे, सो जिन्होंने डेमोक्रेसी अपनाया है, हो सकता है दे हैव फॉर्मल, एक औपचारिक रूप से इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो, दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इनके यहाँ जो इलेक्शंस है वह भी सेम, हाँ इलेक्शंस की मेथड अलग हो, बट इलेक्शंस जो है वह इन सभी कंट्रीज में हो रहे हैं। अगर हम इन 100 कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। जो इलेक्शंस है, इलेक्शंस भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा इनके यहाँ पार्टीज भी होंगी, हो सकता है एक पार्टी हो, दो पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टीज होंगे। और यहाँ पर जो सिटीजन्स है उनको भी क्या किया जाएगा, गारंटी दी जाएगी राइट्स की, गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन्स, गारंटी राइट ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, ये दिया जाएगा। तो कम से कम ये जो है वह सभी कंट्रीज में हो सकता है। लेकिन इसके बाद अब समझना है इस बात को बच्चों कि जैसे ही अब हम इसके जब आउटकम्स निकालेंगे, सो ये जो है वह डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब देखो, ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं सभी देशों में, लेकिन डिफरेंट क्या क्या होगा वो हम देखते हैं कि हमने अपनाया तो इसी चीज को था, सेम हमने क्या किया, हमने काइंड ऑफ डेमोक्रेसी को अपना लिया, लेकिन अब इसमें डिफरेंसेस जो है वह क्या क्या हो गए अलग अलग कंट्रीज में। तो यहाँ के टर्म ऑफ, अगर हम सोशल की बात करें, टर्म ऑफ सोशल सिचुएशंस, सामाजिक परिस्थितियां अपनाया एक ही पॉइंट को था, लेकिन सामाजिक परिस्थितियां जो है ये डिफरेंट है। जो हमने इकोनॉमिक अचीवमेंट किए हैं ये अलग हैं, इकोनॉमिक जो अचीवमेंट्स है ये डिफरेंट हैं, कोई अमीर देश हो गया, कोई गरीब देश हो गया, ठीक है। कल्चर की बात करें तो यहाँ पर इन टर्म ऑफ अगर हम डिफरेंसेस देखें बच्चों, तो जो डिफरेंसेस है वह हर एक कंट्री के जो है वह चेंज हो सकते हैं। किसी में इनइक्वालिटी ज्यादा होगी, किसी में इनइक्वालिटी कम होगी, सोशल सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस जो है वह कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। सो ऐसे में अभी क्वेश्चन उठता है कि क्या जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशियो एंड इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम। तो यहां पर क्वेश्चन क्या उठा
यहां पर क्वेश्चन उठा यहां पर हमारे सामने एक क्वेश्चन उठा कि क्या जो डेमोक्रेसी है वह सभी तरह के चैलेंजेस और प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकता है। डेमोक्रेसी कैन एड्रेस all socio-economic and political problems ठीक है। क्या तो देखो समटाइम्स क्या होता है जब हमें कोई, अब डेमोक्रेसी ऐसा तो है नहीं कि डेमोक्रेसी अपना ली इसका मतलब सारे चैलेंजेस दूर हो जाएंगे। डेमोक्रेसी अपना लिया है इसका मतलब ये है कि अब ये क्या है, रामबाण मिल गया हमें, ऐसा नहीं है। तब क्या कि अगर ये प्रॉपर तरीके से जो है वह चैलेंजेस और सारी चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पाता, तब हम इसको क्या करते हैं, ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। सो जब हमारे एक्सपेक्टेशंस जो हमने ये अपने लिए सोची थी कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अगर हमने अपनाया, तब हमारे लिए सोशियो इकोनॉमिक जो चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स है ये एड्रेस हो जाएंगे। बट जब ये एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती है ना, तब हम क्या करते हैं, तब हम शुरू करते हैं ब्लेम। तब हम क्या करते हैं, दोष देना शुरू करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वह एक बेस्ट फॉर्म नहीं है। सो ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर हुआ कि जब हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम प्रॉपरली एड्रेस नहीं हुई, सो वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड वी स्टार्ट डाउटिंग। तो यहां पर ये प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है, सो पहली बात हमने समझ ली। अब हम आगे चलते हैं कि एक तो हमने देख लिया कि अगर हम ये देखें कि डेमोक्रेसी जो फॉर्म है वह बेहतर है अगर वो इन सभी चीजों को प्रॉपर करेगा। अब हमें एक एक करके बस यही समझना है, यही एग्जामिन करना है, इसी का असेसमेंट करना है कि क्या हमने अगर डेमोक्रेसी को अपनाया तो क्या हम इनइक्वालिटी को दूर कर पाए, यही सारी बातें। तो फर्स्ट आपका जो पैराग्राफ है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, कि हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर कोई गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है और लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, तब किस तरीके से लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी है। पर उसके पहले जरा क्वेश्चन देखो। वी आर द एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। इक्वालिटी प्रमोट होगी क्या, समानता। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। Provide a method to resolve conflicts and allow room to correct mistakes. Answer is all of the above. Very good, जिन बच्चों ने डी सोचा। And next is कि अगर डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो विच मस्ट प्रोवाइड, क्या ऐसा होगा जो कि मिलेगा ही मिलेगा। सो प्रोवाइड, पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स, पीपल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स। सो हमने क्या किया, डेमोक्रेसी का मतलब होगा कि जो रूलर्स हैं, जो शासक हैं, इसको किसने चूज किया है, पीपल्स ने चूज किया है। ठीक है, तो बेसिकली जो पीपल्स का एक कंट्रोल है, एक जो नियंत्रण है, वह अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पर होता है। सो डेफिनेटली 1 और 2 सही है। वेन एवर पॉसिबल एंड नेसेसरी सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, है ना। तो क्या अगर पॉसिबल है और नेसेसरी है तो क्या जो सिटीजन्स हैं वह इतने योग्य हो पाते हैं कि वह पार्टिसिपेट कर सके। बहुत तरीके हैं कि जिससे वह डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो इसमें भी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और देखो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि डेमोक्रेसी मीन्स अ वे ऑफ लाइफ विच कंसिस्ट ऑफ द बेसिस प्रिंसिपल्स फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। देखो ये 3 शब्दों की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं और ये बात कर रहे हैं किसकी, फ्रैटर्निटी का। तो इन्होंने कहा कि लोकतंत्र का अर्थ ही एक ऐसा जीवन है, एक ऐसी लाइफ है जिसमें कि ये तीनों बेसिक वैल्यूज हो। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसका यूज आप मेंस में करें, है ना, कि और इसको आप
एज अ स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, और अगर डेमोक्रेसी के बारे में लिख रहे हैं तो उन 3 डेफिनेशंस के अलावा इस चौथी डेफिनेशन को भी अपने नोट्स में एक पेज पर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन सभी की कम से कम एक फॉर्मेटिंग तो हो, कि अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो आपके पास एक पेज तैयार था, 4 डेफिनेशंस तैयार थी, आप वहां पर उसका यूज बहुत अच्छे से कर सकते थे, है ना। सो यहां पर देखो कि एक ऐसा प्रिंसिपल जिसमें फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी हो, तो लोकतंत्र का अर्थ यही है कि एक ऐसा जीवन आपको मिल जाए। तो ये इसके मूल सिद्धांत है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। क्लियर? इसको लिखेंगे आप 250 वर्ड्स में। कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा डेमोक्रेसी को बता देना है, और डेमोक्रेसी के बाद आपको इन तीनों बातों को थोड़ा थोड़ा सा ओपन कर देना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो इसमें हम समझेंगे कि एक उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन जो है वह आखिर डेमोक्रेसी में कैसे होगा। सबसे पहले तो हमने देखा कि एक डेमोक्रेसी में जो रूलर्स हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी में देखो यहां से शुरू करें कि डेमोक्रेसी को हमने क्या समझा था कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि जहां पर जो रूलर्स है उसको इलेक्टेड कौन कर रहा है? पीपल्स, जो लोग हैं वह इलेक्ट कर रहे हैं। तरीके अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग देशों में, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो रूलर्स है उसको इलेक्ट करने का और कंट्रोल करने का काम जो है वह किसका है? सिटीजन्स का है। तो सिटीजन्स इस तरीके से जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है, पहली बात हो गई। अब लेकिन हमने देखा कि इसका एक मोस्ट जो बेसिक एक आउटकम हो सकता है वह ये हो सकता है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का एक परिणाम ये हो सकता है कि आपने जिस गवर्नमेंट को बनाया है वो गवर्नमेंट कितनी जिम्मेदार है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको चूज करा है। आया समझ में? अगर आपको लोकतंत्र का एक आधार देखना है कि वो सरकार कैसी बनी है, तभी आप लोकतंत्र की तारीफ कर सकते हैं कि हाँ, लोकतंत्र एक बढ़िया चीज है। सो डेमोक्रेसी प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल to the citizen and responsive to the need and expectations of the citizens। अब देखो हम देखेंगे कि सरकार गरीबों के लिए अनाज बांट रही है, ठीक है, लेकिन सभी देशों की अगर हम बात करें तो कितने ही ऐसे सरकारें होंगी और उसमें कितने गरीब लोग आपको दिख जाएंगे, भीख मांगते हुए लोग दिख जाएंगे, तब आपको लगता है कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि हर जगह पर सेम सिचुएशंस नहीं मिल सकती, है ना। हो सकता है कोई देश ऐसा हो जिसने इनइक्वालिटी और जो इतनी ज़्यादा चरम गरीबी होती है, पॉवर्टी एकदम उसको दूर कर दिया हो, बट कुछ देशों में इस तरह के रिजल्ट ना आए हो जिन्होंने डेमोक्रेसी के ही फॉर्म को अपनाया था। तो एक ऐसी गवर्नमेंट अगर मिले जो कि रिस्पॉन्सिव हो अपने लोगों के लिए और जो वंचित हैं उनको खाने दे सके, उनको राशन दे सके, उनको सुविधाएं मुहैया करा सके, वो गवर्नमेंट अच्छी मानी जाती है, ठीक है। सो डेमोक्रेसी नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी इंश्योर द डिसीजन मेकिंग इज। देखो हमें ये लगता है कि क्या पता डिसीजन कैसे ले लिया, हमें उसके नॉर्म्स नहीं पता, हमें कंडीशंस नहीं पता, हमें उसका प्रोसीजर नहीं पता। अगर आपको किसी चीज की प्रक्रिया पता हो तो मन में संतोष रहता है कि चलो ठीक है, प्रक्रिया अपनाई जा रही है और अब उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा तो वो डिसीजन सही होगा। लेकिन किसी ने सडन डिसीजन ले लिया, किसी ने क्विक डिसीजन ले लिया, अब आपको तसल्ली नहीं रही उस चीज में कि नहीं, हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। तो डेमोक्रेसी में जब आपको नॉर्म्स पता होंगे, जब आपको कंडीशंस पता होंगी, जब आपको प्रोसीजर पता होगा कि प्रॉपर डिस्कशन होगा, बहस होगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा, तब जाके आपका जो विश्वास है वह उस डिसीजन के साथ जाएगा, ठीक है। अब हम अगर इसकी तुलना करें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, तो देखो जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसके जो डिसीजन है बेसिकली वह क्विक हो सकते थे, इसके जो डिसीजन है वह बहुत क्विक एंड फास्ट हो सकते थे। लेकिन क्या लोगों में इसकी एक्सेप्टेंस आती? क्या लोग जो है वह उसको उसी भाव से स्वीकार करते जिस भाव से वह डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसका डिसीजन उसका मान रहे? तब ऐसा नहीं होता। तो लोगों की जो एक्सेप्टेंस है, लोगों की जो एक हम कह सकते हैं कि जो वैध सरकार और वैध निर्णय वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ नहीं जाता। उनका विश्वास होता है कि डेमोक्रेसी है मतलब चीजें सही हैं, ठीक है। सो अ सिटीजन हु वांट टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड आउट दिस इंफॉर्मेशन। और साथ ही अगर हम सूचना की बात करें, इंफॉर्मेशन की बात करें, तो ये इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है कि क्या जो डिसीजन लिया गया था वो इस प्रक्रिया से
था, ठीक है। लास्ट इज सिटीजन कैन टेक द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग व्हेन एवर दे वांट एंड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द पीपल्स ओन गवर्नमेंट। अब लास्ट में ये देखो कहा जाता है कि जो लोकतंत्र डेमोक्रेसी में जो सरकार है वह लोगों की सरकार है, क्योंकि लोगों ने ही उनको इलेक्ट किया था। तो फाइनली ये कुछ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जो कि सरकार को वैध बनाते हैं। अब ये जो वैधता है वह किससे आई थी? देखो, गवर्नमेंट की अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना रहे हैं लोग, ठीक है, व्यक्ति, लोग, सिटीजन्स। अब ऐसे में इन लोगों ने ही तो अथॉरिटी दी है, इन लोगों ने ही क्या दी है? अथॉरिटी दी है। यही शासन को क्या बना रहे हैं? वैध बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट है वह अकाउंटेबल भी है, वह रिस्पॉन्सिव भी है और लेजिटिमेट भी है। तो जितनी आप इन तीनों पॉइंट्स को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा जो डेमोक्रेसी है ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि तीन चार पॉइंट तो हमने देख लिए, कुछ पॉइंट्स और है इंपॉर्टेंट, वो और हम देख लेते हैं, ठीक है। बातें तो हमने ये बहुत अच्छी कर ली कि हाँ ये चीज़ें जो हैं वह एक गवर्नमेंट में होनी चाहिए, ठीक है। अब लेकिन देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन उठता है, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? देखो, एक मेंस का क्वेश्चन भी हो सकता है, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अच्छी बात है आप नॉर्म्स, प्रोसीजर, इंफॉर्मेशन सारी चीज़ों का पालन कर रहे हैं, बट क्या ये लोकतांत्रिक जो सरकार है वह एफिशिएंट कितनी है, वह प्रभावी कितनी है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? ठीक है। अब देखो, अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये किस पर आधारित है? ये डिस्कशन पर आधारित है कि हाँ चर्चा परिचर्चा जो है वह चल रही थी, नेगोशिएशंस चल रहा था, ठीक है। अगर हम यहाँ पर नेगोशिएशंस की बात करें, समझौते जो हैं वह चल रहे थे, ठीक है। अब डिस्कशन है, चर्चा परिचर्चा है, बहस है, समझौते हैं, तो ऐसे में ये कहा जाता है कि ये जो गवर्नमेंट है वह लेस एफिशिएंट है, कम प्रभावी है, ठीक है। तो जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये कैसी हैं? लेस देन एफिशिएंट, लेस देन एफिशिएंट, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, वर्सेस नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है, देखो ये डिसीजंस कैसे ले रही है, आप समझना इस अंतर को कि ये जब डिसीजन ले रही है तब क्विक एंड एफिशिएंट ले रही है, नेगोशिएशन नहीं करना है। क्योंकि अगर गैर लोकतांत्रिक तरीका आपने अपनाया तो आप 10 लोगों से नहीं पूछोगे, उनकी राय मशवरा नहीं जानोगे। और ऐसे में नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है ये क्या करेगी? इसके जो डिसीजंस हैं वह क्विक होंगे, इसके जो डिसीजंस हैं, ठीक है, वह कैसे होंगे? क्विक एंड एफिशिएंट। तो ये गवर्नमेंट का जो फॉर्म है जो वो ज़्यादा एफिशिएंट लगता है कि एक व्यक्ति ने डिसीजन ले लिया, बस उसको तुगलकी फरमान की तरह जारी कर दिया। सो यहाँ पर चूंकि टेक डिसीजंस वेरी, आप कह सकते हो कि इसमें जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है टेक डिसीजंस वेरी फास्ट, बहुत शीघ्रता से जो डिसीजंस है वह लिए जाते हैं। लेकिन अब एक प्रश्न चिन्ह आ गया, बट लोग कितना इसको एक्सेप्टेंस देते हैं ये एक इंपॉर्टेंट इशू हो गया। बट नॉट एक्सेप्टेबल बाय पीपल, प्रॉब्लम बाय पीपल्स, है ना। सो ये क्या है बच्चों? एक जो पीपल्स है, जो लोग हैं, वह प्रॉब्लम फेस करते हैं और इसको डिसीजंस को सही नहीं मानते। लेकिन जब हम डेमोक्रेसी में डिसीजन की बात करेंगे तो देखो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है इसके डिसीजन ज़्यादा एक्सेप्टेबल होंगे, मोर एक्सेप्टेबल एंड एफिशिएंट, इफेक्टिव, प्रभावी। डिसीजंस जो है वह कैसे होंगे? ज़्यादा इफेक्टिव होंगे और लोग जो हैं इसको ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे, ज़्यादा इसको स्वीकार्य करेंगे, ठीक है, ज़्यादा इसको मानेंगे।
तो अगर हमने अच्छा डिसीज़न लिया है, समय लगा है, कॉस्ट लगा है, हम ये कह सकते हैं कि इस डिसीज़न में कॉस्ट एंड जो टाइम है ये कैसा है, वर्थ है या वेस्ट है, ये वर्थ है। ठीक है, कैसा है, ये वर्थ है। सो यहाँ पर चूंकि लोग जो है वह ज़्यादा स्वीकार्य डिसीजन होगा अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लिया है, तब डेफिनेटली इसमें जो कॉस्ट एंड टाइम लगा है वह कैसा होगा, वर्थ होगा। ठीक है, सो देखो डेमोक्रेसी लास्ट हमने देखा, इंश्योर द डिसीजन मेक विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, इसलिए लोगों का एक्सेप्टेंस इसमें ज़्यादा है। अब एक और पॉइंट देखो कि जो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, जो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये पूरा एक मैकेनिज्म डेवलप करेगी, पूरा एक मैकेनिज्म जो है वह डेवलप करेगी, और मैकेनिज्म ऐसा डेवलप करेगी कि जो गवर्नमेंट है वह ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाती है। गवर्नमेंट जो है वह कैसी होती है, ज़्यादा अकाउंटेबल होगी। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में जो लोग इलेक्शंस के माध्यम से आए, सो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। सब जगह नहीं होते फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, बट हाँ ये इसकी एक शर्त है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, ओपन पब्लिक डिबेट हो, सिटीजन्स को राइट हो इन्फॉर्मेशन का। ये सारी बातें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बेसिकली एफिशिएंट बनाती हैं। लेकिन जब हम इंस्टीट्यूशंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो जो अलग अलग देश जिन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया उनका एक मिक्स रिकॉर्ड रहा। इसमें ऐसा नहीं था कि कोई गवर्नमेंट जो बहुत एफिशिएंट और बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा रही थी, तो यहाँ पर एक मिला जुला रिकॉर्ड रहा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह जो चीज़ें हैं वह अच्छे से हो गई। ठीक है, क्लियर है। सो देखो नेक्स्ट हम कहते हैं कि इट मे रीजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट दैट इज अटेंटिव टू द नीड एंड डिमांड्स। अच्छा, यहाँ पर हम इस जो डिसीजन है इसको हम पढ़ चुके हैं कि क्या हम एक गवर्नमेंट से, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वह करप्शन फ्री हो, उसमें करप्शन ना हो। क्या ये रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस है? नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता। बिकॉज ऑफ हम देखेंगे कि ये करप्शन यहाँ पर काफ़ी होता है। सो लास्ट हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वह भले स्लो है, लेस एफिशिएंट हो, बट जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, नॉन डेमोक्रेटिक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उससे कहीं अच्छा है। ठीक है, उससे क्या है, कहीं अच्छा है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव है उन लोगों के लिए जिन्होंने इनको चुना है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, अच्छी बात है लोकतंत्र चुना है, पर क्या लोकतंत्र के साथ साथ विकास भी है, डेवलपमेंट है? सो देखो लोकतंत्र की एक विशेषता रही कि जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ी, आगे हम बात करेंगे, वैसे वैसे जो इनइक्वालिटी है ये भी बढ़ती गई। तो दोनों चीज़ें कैसी हुई, दोनों चीज़ें साथ साथ बढ़ी। ऐसा नहीं था इनमें एक ही संबंध था। सो इसमें हम देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था अच्छी है, लेकिन क्या ये आर्थिक विकास के लहजे से अच्छी है? जिन देशों ने लोकतंत्र अपनाया है, क्या उन्होंने विकास किया है? तो ऐसे में एक टेबल में कुछ डेटा दिए हुए हैं, मैं आपको वो डेटा दिखाती हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, तो इकोनॉमिक आउटकम्स में, है ना, इकोनॉमिक आउटकम्स में हम देखेंगे कि जहां पर बेसिकली अगर डिक्टेटरशिप था, है ना, जहां पर क्या था, तानाशाही व्यवस्था थी, उन देशों ने ज़्यादा तरक्की की है। जहां पर तानाशाही व्यवस्था थी, इन्होंने जो विकास है वह ज़्यादा किया है कंपेयर टू लोकतंत्र। ठीक है, सो देखो अगर हम 1950 से लेके 2000 की बात करें, लगभग इन 50 सालों की देखें, तो हायर जो एक अचीवमेंट इकोनॉमिक रूप से मिल सकते हैं, इकोनॉमिक हायर जो ग्रोथ है वह डिक्टेटरशिप वाले देशों में ज्यादा मिल जाएगी। ठीक है, सो देखो अगर हम ऑल डेमोक्रेटिक रिजीम्स की बात करें तो यहां पर जो ग्रोथ रेट है वह 3.95 है, लेकिन अगर हम डिक्टोरियल रिजिम्स की बात करें तो यहां पर जो ग्रोथ रेट है वह 4.42% है। तो यहां पर जो तानाशाह थे
4.4% और जो लोकतंत्र था 3.9%। तो यहां पर ज्यादा किसने प्रोग्रेस की, ज्यादा डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसने किया। लेकिन अब अगला ही प्रश्न उठता है कि क्या केवल आर्थिक विकास ही एक मापदंड होना चाहिए, एक असेसमेंट का एक बेस होना चाहिए, या फिर इसके अलावा हम सोशल जस्टिस की भी बात करें, हम असमानता को कम करने की भी बात करें, ये सारी बातें भी इसमें आती हैं। ठीक है, कहा जाता है कि बेसिकली जो डिक्टेरियल जो रिजिम्स है, इनकी जो ग्रोथ रेट और सारी चीजें जो है वह ज्यादा है। ठीक है, सो देयर कैन बी अ वेरी हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटीज विद इन डेमोक्रेसीज and there is often inequality of opportunity available to the poorer sections of the society। ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम है, वो क्या बता रहा है कि मान लीजिए ये पूरा जो है वह आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन उसमें कैसे किया गया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये जो नीचे का भाग है ये पुअर एंड डिसएडवांटेज ग्रुप है, ये डिसएडवांटेज ग्रुप है। ठीक है, तो यहां पर इसे कितनी फैसिलिटी, एजुकेशन और बाकी चीजें मिली। ठीक है, शरीर का एक भाग जो है, अगर हम मिडिल पार्ट की बात करें, एक भाग जो है वह कंपैरेटिव थोड़ा ठीक है। ठीक है, और बाकी हम अगर रिच लोगों की बात करें उनके पास इस तरीके। तो ये डायग्राम आपको क्या दिखाता है, कितने इनइक्वालिटीज है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। क्लियर। सो हमने ये देख लिया कि गुड गवर्नमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ हमने देखा। क्वेश्चन आया गुड गवर्नमेंट इक्वल्स टू, अगर अच्छा शासन है, गुड गवर्नमेंट है, तो क्या डेवलपमेंट भी होगा, क्या डेवलपमेंट भी होगा, और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जबकि हमने देखा कि जो डिक्टेटरशिप था, जो डिक्टेटरशिप ग्रोथ वो हायर है किससे, डेमोक्रेसी से। तो क्या केवल हम इस आधार पर डेमोक्रेसी को गलत बोल दें कि डेमोक्रेसी जो है अच्छा फॉर्म नहीं है क्योंकि हायर रेट नहीं है। और भी तो पैरामीटर्स हो सकते हैं ना इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वह मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि जो ये ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, ये फैक्ट जो है वह सफिशिएंट नहीं है इस बात को बताने के लिए कि डेमोक्रेसी एक अच्छा फॉर्म नहीं है, या डेमोक्रेसी को हम केवल इसलिए छोड़ दें क्योंकि जो डिक्टेटरशिप जो रिजीम्स है उनकी ग्रोथ रेट हमसे ज्यादा है, डेमोक्रेसी से ज्यादा है। तब यहां पर देखो हम देखेंगे कि ग्रोथ रेट जो है, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑफ ग्रोथ रेट डिपेंड करेगी कुछ फैक्टर्स पर। ग्रोथ रेट क्या करती है, डिपेंड करेगी कुछ फैक्टर्स पर। फॉर एग्जाम्पल कि कंट्री का पॉपुलेशन साइज क्या है, पॉपुलेशन साइज। अब मान लीजिए एक जगह केवल 1 लाख लोग रह रहे हैं, केवल 1 लाख लोग, आपका वो ज्यादा विकसित है, वो बहुत ज्यादा डेवलप है। अब इंडिया से कंपेयर करो, इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, आप कैसे अब आप देखेंगे ज्यादातर, आप बच्चों अब तक आपने जितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं आप देख लीजिएगा कि अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली मेजर करें तब तो हमारा देश उसमें बहुत ही नीचे आता है। क्यों? क्योंकि हम सभी को तो उतना 140 करोड़ है, हम सबके लिए कितना करेंगे। तो पहले हम जब क्वांटिटी पूरा कर लेंगे तब तो हम क्वालिटी पे आएंगे। अब देखो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में डेवलपमेंट में अब क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है क्योंकि वहां पर क्वांटिटी की जो शर्त थी वह पूरी कर ली है। ये ठीक वैसी ही बात हो गई जैसे कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, अब यूपीएससी के सिलेबस के लिए क्वांटिटी की अब कमी नहीं है, अब क्वालिटी पे वर्क करना है, अब मेंस आंसर राइटिंग पर वर्क करना है, अब कैसे आप इंप्रेसिव आंसर राइटिंग करोगे, कैसे फ्लो चार्ट्स बनाओगे, उस पर वर्क करना है। तो पहले आप क्वांटिटी पे वर्क कर चुके, इसलिए अब आप क्वालिटी की बात करेंगे। पर इंडिया क्वालिटी की बात कैसे करेगा? इंडिया में क्वालिटी की बात करना ठीक वैसा ही है कि जो 10 लोग ऑलरेडी खाना खा चुके थे आप उनके लिए और भरण पोषण की बात कर रहे हैं, आप उनको और खाना देने की बात कर रहे हैं, और जो भूखे लोग थे आपने कहा नहीं हमें तो क्वालिटी पे फोकस करना है। तो ये इंडिया के कॉन्सेप्ट में गलत हो जाएगा। अमेरिका में ये चीज सही है कि सभी के पास एजुकेशन है, सभी के पास नॉर्मल हेल्थ के साधन है, अब आप उसकी क्वालिटी पे वर्क करो। बट इंडिया में जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक मान लीजिए अगर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, आप कहां से क्वालिटी पे वर्क कर लोगे? आप क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात कैसे करोगे अगर
आज भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इलिटरेट है ना, निरक्षर है, नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पर देखो ग्रोथ रेट कुछ ऐसी हो सकती है कि वह पॉपुलेशन और इंडिया की रैंक काफ़ी कम रहती है। क्यों? क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंगली देखें, वैसे भी कहा जा रहा है कि 2030 तक 2030 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन साइज है वह चाइना से आगे निकल जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि शायद निकल ही गई है। तो देखो पॉपुलेशन साइज क्या है, ग्लोबल सिचुएशंस क्या है, कोऑपरेटिव फ्रॉम अदर कंट्रीज, कोऑपरेशन क्या है अदर कंट्रीज के साथ। तो बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि ये बताएंगी, ठीक है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है, जैसे हमारी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज वो नहीं है जो अमेरिका, यूएस एंड बाकी जो डेवलप्ड कंट्री है उसके है, तो प्रायोरिटीज भी तो अलग होती है। सो ग्रोथ रेट ये भी तो डिपेंड करेगा कि आपकी प्रायोरिटीज जो है वह क्या है, आपकी प्राथमिकताएं क्या है, आपकी जो प्राथमिकताएं है वह क्या है, इस पर भी तो डिपेंड करेगा। तो ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं बस जो डिक्टेटरशिप था ये 4.4 था और जो डेमोक्रेसी था ये 3.9 था, इसलिए जो डेमोक्रेसी है वो अच्छा फॉर्म नहीं है, डिक्टेटरशिप अपना लो ताकि ग्रोथ रेट बढ़ जाए। अरे ग्रोथ रेट्स के लिए और भी तो चीजें हैं, और भी तो पैरामीटर्स हैं, और भी तो फैक्टर्स हैं जो इसके लिए वर्क करेंगे। सो वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज द गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो ये कहा जाता है कि लोकतंत्र को अपनाना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास गारंटी आपको मिली जाएगी कि अब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वह कर लेंगे, है ना। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, ठीक है। आओ पहले एक रिपोर्ट की बात करते हैं। मैं आपको एक रिपोर्ट बताती हूँ, ठीक है। एक रिपोर्ट है बच्चों, और ये रिपोर्ट कहती है Oxfam's survival of the richest, survival of the richest रिपोर्ट। ये रिपोर्ट 2023 की है। ये रिपोर्ट कहती है कि इंडिया की अगर हम बात करें, इन इंडिया, तो जो टॉप 1% पॉपुलेशन है, जो टॉप 1% पॉपुलेशन है, ये ओन कर रहा है 40% टोटल वेल्थ। जो टोटल हमारी संपत्ति कह ले, है ना, टोटल अगर धन की बात कर लें, वेल्थ की बात कर लें, तो जो 40% है वह टॉप 1% लोगों के पास है। और दूसरा आंकड़ा ये कहता है कि जो बॉटम 50% है, जो बॉटम 50% पॉपुलेशन है, इसके पास टोटल वेल्थ का ओनली 3% है। टोटल वेल्थ का 3% है। ये क्या बता रहा है कि अब हमने लोकतंत्र तो अपनाया हुआ है, पर ये रिपोर्ट क्या कह रही है? ये रिपोर्ट बता रही है कि इनइक्वालिटीज कितनी ज़्यादा है ना। ये रिपोर्ट यही तो बताना चाह रही है हमें कि हमारे यहाँ जो इनइक्वालिटीज है वह बहुत ज़्यादा है। सो बेसिकली देखो, रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। क्या रीजनेबल एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी? ये क्वेश्चन मार्क है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या ऐसा होना चाहिए, जबकि हमने इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे जैसे हासिल की, ठीक है, जबकि जैसे जैसे हम देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, वैसे वैसे इनइक्वालिटी जो है वह बढ़ी है। इससे बड़ा इनइक्वालिटी का सबूत क्या चाहिए? और वैसे वैसे जो इनइक्वालिटी है वह भी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। तो ग्रोथ बढ़ी तो इनइक्वालिटी बढ़ी, ठीक है। सो देखो, हमारे सामने प्रश्न आता है कि अच्छी डेमोक्रेसी वही है जो कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करे, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक न्याय संगत ऐसा वितरण जो कि न्यायपूर्ण हो। जस्ट न्यायपूर्ण वितरण की डिमांड जो है वह गवर्नमेंट से की जाती है कि गवर्नमेंट अब जैसे यही तो करती है कि अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाओ, उनसे पैसा लेंगे तो इंफ्रा डेवलप होगा, हेल्थ के और एजुकेशन की जो चीज़ें हैं वह डेवलप होगी, गरीबों तक पहुंचेंगे। तो एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। अवसर की बात करें
वस्तुओं के वितरण की बात करें तो ये इस तरीके से गवर्नमेंट करेगी। सो बेसिकली कहा जाता है, अच्छा ये बताओ कि जो डेमोक्रेसी है इसका बेस क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी, है ना। सो डेमोक्रेसी का बेस है राजनीतिक समानता। पॉलिटिकल इक्वालिटी का क्या मतलब है? कुछ बच्चों को याद आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, कई बार बता चुकी हूँ इस कॉन्सेप्ट को, पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, अब देखो इसका मतलब है 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो पॉलिटिकल राजनीतिक समानता का सिद्धांत इसी पर आधारित है डेमोक्रेसी पर। सोशल इक्वालिटी की बात तो इसमें नहीं की जाती, लेकिन सोशल इक्वालिटी हो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेस जो है वह पॉलिटिकल इक्वालिटी है। लेकिन अगर हम लाइफ की बात करें, अगर हम हेल्थ बेसिक नीड्स की बात करें कि कम से कम मिनिमम ज़रूरतें तो पूरी हो, मिनिमम ज़रूरतें, सरकार क्यों फ्री में भोजन दे रही है, राशन दे रही है कि कम से कम कोई भूखा ना हो इस देश में, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कम से कम उसकी बेसिक नीड्स जो है वह उसकी पूरी हो जाए। सो यहाँ पर कहा जाता है कि जो अल्ट्रा रिच है, अल्ट्रा रिच जो है उनके पास, और अल्ट्रा रिच आर हाईली प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ। ये रिपोर्ट आपको नहीं बताती कि जो अल्ट्रा रिच है बहुत इतना अनुपात से ज्यादा संपत्ति उनके पास है। पॉलिटिशियंस देख लीजिए, पॉलिटिशियंस को देख लीजिए। ठीक है, कुछ कुछ करप्ट अगर हम ब्यूरोक्रेट्स की बात करें तो आप उनको देख लीजिए, कितनी रिपोर्ट्स आती है, विजिलेंस की जो रिपोर्ट्स बताती है क्या क्या डेटा है। तब ये रिपोर्ट्स क्या कहती है कि अगर हम कुछ लोगों की बात करें, कुछ टॉप रिचेस्ट की बात करें, तब उनके पास क्या है, हाईली डिसप्रपोर्शनेट जो शेयर ऑफ वेल्थ है वह उनके पास मिलता है। और इसका एक उदाहरण क्या है, ये रिपोर्ट कि टॉप 1% है, 40% ऑफ टोटल वेल्थ है उनके पास। ठीक है, सो लास्ट देखेंगे हम, डेमोक्रेसी डू नॉट अपेयर टू बी अ वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। मतलब जो लोकतंत्र है विश्व के, या हम अपने ही देश की बात करें तो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है, जो आर्थिक असमानता है, उसको दूर करने के लिए नाकाफी है। ठीक है, अच्छे से साबित नहीं हुई, समानता स्थापित नहीं कर पाई। अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर ने एक कथन, एक स्टेटमेंट दिया था, नाइनटीन 47 जब देश आज़ाद हुआ, कि अब हम ऐसे विरोधाभास एक पथ पर चलेंगे, जस्ट अपोजिट, जहाँ पर हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है बट हम सोशली अभी भी बहुत ज़्यादा इनइक्वल है ना। सो सोशली हम कैसे इनइक्वल हैं, आर्थिक कैसे, उनका कास्ट, इनकम, इन सबको लेकर सोशली जो उन्होंने इक्वलिटीज़ बताई थी, है ना। सो यहाँ पर हमें 1 पर्सन 1 वोट तो मिल गया, लेकिन हम सोशली इक्वल नहीं हुए। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। देख लीजिएगा, जैसे कि आप मान लीजिए पूरा जो वर्ल्ड है इसको पिज़्ज़ा की तरह दिखाया है कि केवल एक छोटा सा जो कोना है, 50% से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, छोटा सा केवल एक पीस जो है इसका, तो 50% लोगों के पास है। देखो इस टोटल पीस में से, इस टोटल वर्ल्ड है ये, मान लीजिए बच्चों, केवल इतना सा जो हिस्सा है ये 50% लोगों के पास है, और ये जो बाकी हिस्सा है ये बाकी लोगों के पास है। ठीक है, तब देखो कितनी इनइक्वालिटी। केवल देश की बात नहीं हो रही कि ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट वो ये कहती है सर्वाइवल वाले में कि 1% के पास 40% है, 50% के पास केवल 3% है। यहाँ पर ये बताएगा कि ये इनइक्वालिटी जो है वो वर्ल्ड लेवल पर है। ठीक है, आप इसको पढ़ लें, बता चुके हूँ, आगे हम बात करेंगे। आओ इस क्वेश्चन को बताओ जरा, 2 पैराग्राफ्स और आपके बचे हुए, क्वेश्चन को बताओ, पढ़ो जरा क्वेश्चन को, क्या कहता है ये क्वेश्चन। Which of the following is incorrect about democratic government? इनकरेक्ट आपको बताना है।
डिसीजन मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव? डेफिनेटली, ये बात बिल्कुल सही है। ज़्यादा लोग जो है वे ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं इनके डिसीजंस को। क्यों? बिकॉज ऑफ उन्हें पता है कि जो प्रोसीजर अपनाया गया डिसीजन मेकिंग का वह सही था। एंड सेकेंड इज it ensure that decision making will be based off norms and procedure। ये बात भी सही है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस बात की इंश्योर, इस बात को गारंटी देती है कि हमने कुछ प्रोसीजर के आधार पर ही जो डिसीजन है वह लिया है। एंड नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। या फिर मोनार्की जो है वह अकाउंटेबल होगी। मोनार्की में क्या करेगा? राजा सूली पे चढ़ा देगा, वो ना तो अपने डिसीजन को डिफेंड करेगा ना ही उसको एक्सप्लेन करेगा। लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर बिजली का बिल बढ़ा देती है, अगर वाटर बिल बढ़ा देती है, वो अपने डिसीजन को लोगों को एक्सप्लेन करेगी एंड उसको खुद को डिफेंड करेगी। ये जो एक्सप्लेन और डिफेंड का मोड है ये केवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही है, मोनार्की में नहीं है, डिक्टेटरशिप में नहीं है ना। सो democratic government is successful in providing a fair chance to everyone the elections। no, क्या फेयर चांस सभी के पास है? ऐसे व्यक्ति के पास चांसेस है जो अनएजुकेटेड है, बहुत ही पुअरर है, क्या उसके पास है? बहुत ही डिसएडवांटेज ग्रुप का है जो नामांकन फॉर्म नहीं भर सकता, क्या उसके पास है इस तरह का अपॉर्चुनिटी कि वह जाए और सरकार बनाए, सरकार में शामिल हो, हमारे डिसीजन मेकिंग ले? तो नॉट करेक्ट आपको बता रहा था। इनकरेक्ट इज ऑप्शन नंबर डी, है ना। ABC जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? क्या आखिर इसके ड्रॉबैक्स है? 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट आपसे कहता है दे ऑफन इग्नोर द डिमांड ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ इट्स पीपल। इग्नोर द डिमांड ऑफ अ मेजोरिटी। They are more corrupt, less efficient, slow in decision making। अगर हमें ये कहना हो कि दे आर मोर करप्ट, अरे जो बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें ना वो ज़्यादा करप्ट है। सो इसका आंसर 1, 3 एंड 4 होगा। ठीक है, दे आर मोर करप्ट ये नहीं होगा, बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें भी करप्शन ठीक ठाक मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। देखो बच्चों, इसका मतलब ये है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, सामंजस्य बैठाना। और ये जो सामंजस्य है ये इन लोगों के बीच में है जो कि कई तरीके से डाइवर्स ग्रुप है। इंडिया डाइवर्स कंट्री है, विविधताओं वाला देश है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। चाहे हम भाषाओं की बात करें, हम धर्म की बात करें, सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसमें विविधता देखने को मिलती है। अब ऐसे में क्या लोकतंत्र ऐसा साबित हो सकता है कि वह सभी को अपने साथ लेकर चले? तो लोकतंत्र की नींव किस बात की है कि वह डिस्कशन करता है, हर एक जो व्यक्ति है उसको वोट देने का राइट है, वह एक रिप्रेजेंटेटिव को आगे भेजता है, उसको ये तसल्ली रहती है कि मैंने लोकतंत्र में अपना जो अधिकार है उसका यूज किया है। तब ऐसे में देखो कि जो सिटीजन्स हैं, क्या हम ये सोच सकते हैं, क्या हम, चलो आओ थोड़ा सा कुछ मेन पॉइंट्स बता देती हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ आपका हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी एंड डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, है ना। 2 पॉइंट और बचे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। देखो फर्स्ट है इसमें, सबसे पहले तो ये देखो कि क्या जिस भी देश ने डेमोक्रेसी को अपनाया है, अगर इस कंट्री ने, किसी भी देश ने डेमोक्रेसी को अपनाया है, सो हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या कि ये जो है वह सिटीजन्स के बीच में पीसफुल एनवायरनमेंट को प्रमोट करेगा। सो पीसफुल एंड सद्भाव, हार्मोनियस, पीसफुल एंड हार्मोनियस सोशल लाइफ, सद्भाव, ऐसा समाज जिसमें सद्भाव हो, ऐसा जीवन। तो क्या इस चीज की एक्सपेक्टेशंस हम डेमोक्रेसी से कर सकते हैं?
हम बात करें इस चीज की जो एक्सपेक्टेशंस है, हम उम्मीद कर सकते हैं क्या, एक क्वेश्चन है ये कि क्या हम एक्सपेक्ट करें कि सिटीजन्स जो है उसको हार्मोनियस सोशल लाइफ मिलेगी। कहा जाता है कि नो सोसाइटी, ठीक है, नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, है ना। तो यहां पर क्या है कि ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं हो सकती, कहीं नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, आज नहीं कभी नहीं हो सकती, जहां पर केवल एक ही तरह का ग्रुप रहता हो वह उसको, और एक ही ग्रुप में उनकी भाषा, उनकी ट्रेडिशन, कस्टम, सारी विचारधारा, आइडियोलॉजीज, ओपिनियन सब सेम हो, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल सिचुएशंस है। तो ऐसे में कोई भी ऐसा तरीका नहीं हो सकता जो पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट को रोक सके। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं और ये काम हो सकता है सभी की बात सुनना, विविधताओं का सम्मान करना, हर एक व्यक्ति को अपना धर्म और अपने बाकी सारी जो चीजें उसको मानने की हम अगर इजाजत दे दें तब हम पीसफुली रह सकते हैं। पीसफुल एनवायरनमेंट जो है वह कब खराब हो जाएगा, सोचो जरा। डाइवर्सिटी है बट एक कह रहा है नहीं कि उसी का धर्म माना जाए, दूसरे का ना माना जाए, खराब हो गया माहौल। माहौल कैसे खराब हो जाएगा? अगर आप हिंदू मुस्लिम दंगे की बात करें, इससे खराब माहौल आपने क्या देखा होगा। लोकतंत्र की अगर हम बात करें, इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, ये ऑफिशियल डेटा है, सोच लो। ऑफिशियल डेटा जब 10 लाख का है तब कितने लोगों को मारा गया होगा जो कम्युनल राइट्स हुए थे। अगर आप लोग, चलो लोकतंत्र की नींव तब हमने रखी थी, मानते इस बात को, लेकिन उसके बाद भी क्या कम्युनल राइट्स नहीं हुए? कितने राइट्स हुए? तो यहाँ पर हम ये नहीं कि, और उन राइट्स के पीछे कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी या फिर बहुत सारी ऐसी ही चीज़ें थी जो वर्क कर रही थी, ठीक है। सो हम देखेंगे कि अगर हम रिस्पेक्ट करें डिफरेंसेस का, है ना, सो हम एक ऐसा मैकेनिज्म बना ले जो कि नेगोशिएट कर ले, है ना, जो कि क्या कर ले, नेगोशिएट कर ले, तब हार्मोनियस जो सोशल लाइफ है इसको बना के रखा जा सकता है। सो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली एक नेगोशिएट जो डिफरेंसेस है वह तैयार है, ठीक है। अब देखो नॉन डेमोक्रेटिक क्या करेगा, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर लें। ये डिफरेंसेस को कैसे देखेगा? नॉन डेमोक्रेटिक ये सप्रेस्ड कर देगा, ये खत्म कर देगा, अनसुना कर देगा एकदम डिफरेंसेस को। सो नॉन डेमोक्रेटिक सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। सोशल जो डिफरेंसेस है उसको क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। लेकिन डेमोक्रेसी जो है वह क्या करेगी, इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, इन सभी जो डिफरेंसेस है बेसिकली इसको एड्रेस करेगी, ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या करेगी, नेगोशिएट करती है। अगर हम नेगोशिएट की बात करें, सो नेगोशिएट द डिफरेंसेस। सो देखो बेसिकली 2 कंडीशंस ऐसी हैं जो कि एक डेमोक्रेसी में जो है वह होनी चाहिए। एक तो है कि मेजोरिटी की बात मानी जाए, और दूसरी बात है कि जो पहली बात हमने कही कि मेजोरिटी का मतलब क्या होगा, ये दूसरी बात है। मेजोरिटी का मतलब किसी धर्म, भाषा या जाति की मेजोरिटी नहीं, मेजोरिटी का मतलब है डिफरेंट ग्रुप्स की मेजोरिटी, डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट फॉर्म्स की मेजोरिटी। सो यहाँ पर एटलीस्ट ये 2 कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए। 2 कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए। नंबर 1 कि बहुमत का शासन हो, मेजोरिटी, है ना। नंबर 1 कहता है कि बहुमत का शासन हो, और नंबर 2 कहता है कि जो ये मेजोरिटी है इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है कि एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शंस डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप्स एंड कैन फॉर्म अ मेजोरिटी। मतलब जब अलग अलग लोग साथ में आकर एक मेजोरिटी को बना रहे हैं। सो बेसिकली ये 2 कंडीशंस है जो एक डेमोक्रेसी को फुलफिल करनी चाहिए एटलीस्ट। जो एक आया समझ में। लास्ट बचता है हमारा पॉइंट, पॉइंट बचता है कि एक जो डेमोक्रेसी है वह गुड है। क्यों? एक जो डेमोक्रेसी है वह गुड है। खत्म हो गया बस चैप्टर आपका। बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और ऐसे में अगर आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कौन होगी, उसको इलेक्ट करने का जो एक जिम्मा, एक अधिकार लोगों के पास है, सिटीजन्स के पास है, आपने सिटीजन्स की गरिमा ही नहीं रखी। तो डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स जो है, जो उनकी फ्रीडम है, वह सेव रहती है डेमोक्रेसी में। अगर हम तुलना कर ले नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ये नहीं रह सकता, ठीक है। सो लास्ट देखो, लास्ट हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वह क्या करेगी, गवर्नमेंट प्रमोट करेगी।
जो गवर्नमेंट है, डिग्निटी ऑफ फ्रीडम एंड सिटीजन्स को डेमोक्रेसी में क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा, बढ़ाया जाएगा इसको। सो डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक इन प्रमोटिंग द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। तो किसी व्यक्ति की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता को बनाए और बचाए रखने का जितना सही एक मैकेनिज्म, तरीका डेमोक्रेसी में है, उतना किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं। आप लाख कह लो कि उनके पास जो है वो ग्रोथ रेट ज़्यादा है, जो डिक्टेटरशिप वाले कंट्रीज़ है, बट अगर व्यक्ति जो है वह सुकून से जीना चाहे सभी राइट्स के साथ, 3-4 बातें इसमें कही जाती हैं। जैसे कि हमने 3-4 पॉइंट्स इसमें याद रखो कि एक तो डिग्निटी और फ्रीडम की बात हो गई, डिग्निटी एंड फ्रीडम, ठीक है। दूसरी बात हम बात करेंगे कि क्या अगर हम कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ की बात करें, ठीक है, और ये भी बच्चों राइट्स के मामले में, कि ऐसा तो नहीं कि हमने जो राइट्स दिए हैं वह किसी कास्ट वाले को दिए, किसी कास्ट को नहीं दिए, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वालिटी की भी बात हो जाती है कि क्या हम सभी पर्सन्स को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। और लास्ट यहाँ पर बात होती है वुमेन्स की, है ना, लास्ट यहाँ पर बात होती है वुमेन्स की, क्या हमने वुमेन्स जो है इसको हमने इक्वली ट्रीट दिया या फिर नहीं दिया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, वुमेन्स equal treatment of women is necessary ingredient of a democratic society. This mean that आखिर अगर हम ये कहते हैं कि एक जो वुमेन्स हैं, देखो हिस्टोरिकल अगर हम कहें तो हमारे यहाँ ऐतिहासिक रूप से हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रही। मेल जितने अधिकार पुरुषों ने दिए उतने ही महिलाओं को मिले, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रही। मेल डोमिनेटिंग अगर सोसाइटीज रही, पुरुष प्रधान समाज रहा, पुरुष प्रधान समाज का मतलब होता है कि जो पावर और जो प्रॉपर्टी है वो पिता के बाद पुत्र को दी जाएगी। सो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन्स की अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या है, वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड treated with respect. It is now easier for women to legally wage struggle for their rights. So बच्चों अगर गवर्नमेंट मान लीजिए इक्वली ट्रीटमेंट की बात करेगी, आर्टिकल 14-15 में लिख देगी। आर्टिकल 14 और 15 में हमने बात की कि जेंडर के आधार पर, जेंडर जो है एक आधार है जिसके आधार पर आप क्या नहीं कर सकते, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, है ना। आपने आर्टिकल डीपीएसपी में ये लिख दिया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना, ये बात कही गई ना। तब ऐसे में क्या हो गया कि अब जो है वह ज़्यादा आसान हो गया, जो महिलाएं हैं उनको समान मूल्य मिलेगा, समान वेजेस मिलेगा, वो अपने अधिकार मांग सकती हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है तो ज़्यादा आसान हो गया। समाज पे फर्क नहीं पड़ा, समाज उस समय भी था, आज भी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी आपको मिलती है। इसलिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में वुमेन्स को रिजर्वेशन तो मिल गया, लेकिन उसके बाद भी जो आपका पितृसत्तात्मक समाज था उसमें बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट जो है वह हुआ है। भले ही सरपंच जो है वह महिला है पर चलती उसके पति की, ये क्या हुआ ना। चलिए, तो यहाँ पर बस 3-4 बातें लास्ट हमें देखना है, वह यही है कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डिग्निटी ऑफ वुमेन जो है वह रहती है ना। सो वुमेन जो कि एक लंबे समय से हम कहें कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में अपने अधिकारों से वंचित रही, अगर सरकार जो है उनके लिए अधिकार बना देती है, उनके लिए इस तरह के लॉ लेकर आती है, तब क्या होता है, उन्हें आसान हो जाता है उन अधिकारों को पाना। अगर हम कास्ट इनइक्वालिटी की बात करें, द सेम इज ट्रू ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी, कि अगर कास्ट इनइक्वालिटीज है, हम अपने वर्ण समाज की बात करेंगे तो उसमें भी जो है 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आज भी आप कास्ट इनइक्वालिटीज देखते हैं ना समाज में, स्पेशली आप जब मैरिज पर्पज से कुछ चीज देखते हैं तब एटलीस्ट आपका कास्ट जो है वह वेरी करता है ना, स्पेशली फॉर अरेंज मैरिज। सो डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन्ड द क्लेम ऑफ डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेट कास्ट एंड इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर आर्टिकल 14-15 जो है वह कास्ट की भी बात करता है, किसी कास्ट कम्युनिटी के आधार पर आप उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप उसे इक्वली ट्रीटमेंट ही करेंगे। आर्टिकल 17 याद कर लो, यहाँ पर आप आर्टिकल 17 याद कर लो, इसमें जो अनटचेबिलिटी है उसको प्रोहिबिटेड किया गया है ना। एंड मोस्ट इंडिविजुअल टुडे बिलीव इन देयर वोट मेक अ डिफरेंस
to the way the government is run and to their own self interest. So democratic examination never gets over. लास्ट ये जो लाइन है वह ये कहती है कि इन सभी के बाद भी जो डेमोक्रेटिक एग्जामिनेशन वो भी खत्म नहीं हुआ। डेमोक्रेसी एक बार स्टैब्लिश हो गई, उसके बाद इसके और भी जो चैलेंजेस है वह आते रहते हैं। डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होने के बाद डेमोक्रेसी का एग्जामिनेशन अलग अलग समय में हम अलग अलग आधारों पर कर सकते हैं, इसका एग्जामिनेशन ओवर नहीं होता। ठीक है, चलो लास्ट में आपको देखो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों मैं आपको बता दूं, लास्ट वाले में था, इसके पहले वाला जो बुक था उसमें अलग से एक चैप्टर ही था चैलेंजेस का, मैं उसकी समरी लेकर आई हूं। बस मैं 5 मिनट में आपको बता दूंगी कि डेमोक्रेसी के चैलेंजेस क्या है, क्योंकि अगर आपको आंसर राइटिंग करनी होगी तो चैलेंज के बिना काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, सो थिंक अबाउट द चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। एटलीस्ट अगर हम बात करें 1/4 ऑफ ग्लोब इज स्टिल अंडर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड दीज कंट्री फेस द फाउंडेशनल चैलेंजेस। देखो अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो डेमोक्रेसी को लाना, डेमोक्रेसी को स्थापित करना, ये पहला चैलेंज हो गया। ठीक है, पहला चैलेंज कि हम किस तरीके से डेमोक्रेसी को लेकर आए, अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसको कैसे हटाए। एंड सेकंड हम देखेंगे मोस्ट ऑफ एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी फेस द चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। अगर हमने अब स्थापित कर लिया है, इसका विस्तार कैसे करें, है ना, इसका जो विस्तार है वह कैसे करें। हम बाकी जो रीजन्स है, क्रॉस ऑल द रीजन्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप, various institutions, this also mean that less and less decision should remain outside the arena of democratic control and countries like India and US face this challenge। हम किस तरह के चैलेंज को भी फेस कर रहे हैं, हमने स्थापित कर लिया डेमोक्रेसी को, साउथ अफ्रीका ने भी स्थापित कर लिया डेमोक्रेसी को। अब जो नेक्स्ट चैलेंज है वह चैलेंज किस बात का है, हम इसका एक्सपेंशन अब कैसे करें। एक्सपेंशन दैट मीन्स सभी सोसाइटी तक लोकतंत्र कैसे पहुंचाए, सभी इंस्टीट्यूशंस तक लोकतंत्र जो है वह कैसे पहुंचाए। सो पहले स्टैब्लिश करना, फिर एक्सपेंशन करना, और अब तीसरी चुनौती है कि इसकी जो जड़ें है उसको और गहरा करना। तीसरा क्या है, इसको डीप करना, इसकी जो वैल्यूज हैं उसको डीप करना, डीपिंग ऑफ डेमोक्रेसी। थर्ड क्या है बच्चों, डीपिंग ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इन्वॉल्व स्ट्रेंथिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। जो भी हम प्रैक्टिसेस अपना रहे डेमोक्रेसी की, उसको हम और किस तरीके से डीप कर सकते हैं। अब देखो कुछ चैलेंजेस, जैसे कि और चैलेंजेस की अगर हम बात करें, जैसे कि डेमोक्रेसी के लिए चैलेंजेस क्या है, सो सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, है ना, रिलीजियस, अगर हम अच्छा रीजनलिज्म की बात करें ये भी है, अगर हम करप्शन की बात करें, भ्रष्टाचार, करप्शन भी है। ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति में जो ये अपराधीकरण बढ़ रहा है। सोशल इनइक्वालिटी, देखो सोशल इनइक्वालिटीज जो है ये बेसिकली क्या है, चैलेंज है। ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अगर हम इकोनॉमिक आर्थिक रूप से देखें तो ये भी एक डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज है। इसके अलावा हम पॉवर्टी की बात करें, पॉवर्टी इसके लिए चैलेंज है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इसके लिए चैलेंज है। अगर हम कास्टिज्म की बात करें ये इसके लिए चैलेंज है। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, और स्पेशली 3 चैलेंजेस को आपको याद रखना है, एस्टैब्लिश करना, एक्सपेंशन करना एंड डीपिंग करना। ठीक है, क्या क्या है, एस्टैब्लिश, 3 शब्द याद रख लो, एस्टैब्लिश अगर हो गया है तो इसका एक्सपेंशन करना, और अगर एक्सपेंशन है उसके बाद डीपिंग। ठीक है, तो यहां पर ये 3 बातें समझनी हैं आपको। चलिए समझ गए ना, एस्टैब्लिश करना। सो ये थी हमारी आज की क्लास। चला एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ, लिखने की कोशिश करना। हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। बताएं आप, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसीज अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। लिख लेंगे, जो समझाया है बस वही है बच्चों। चलो आओ एक बार और मैं बता देती हूँ। देखो ये जो पूरा आपका बुक था ना, चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, किस तरीके से डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग ज़रूरी है, फेडरलिज्म क्या है, पूरा चैप्टर अब आप रिवाइज करोगे। आपको मैंने काम दे दिया, अगर आपने ये क्लास देख लिया है तो आपको पूरा जो क्लास है कंप्लीट रिवीजन करना है। जो जो मैंने आपको मेंस के आंसर्स दिए वो आपको लिखने की कोशिश करना है। कोई भी आपको आईएएस नहीं बना सकता है ना, याद रखना इस बात को। 4 आईएएस मिलकर खुद आईएएस नहीं बना सकते।
रीज़न है बच्चों कि आपको खुद उसके लिए सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया, अब रिवीजन की बात कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप क्या अपनी स्ट्रैटेजी में रिवीजन नहीं लिखते होंगे कि नहीं मुझे रिवीजन करना? अरे रिवीजन नहीं करोगे तो जो अब तक पढ़ा है वो सब साफ हो जाएगा। 5 साल लग जाएंगे ऐसे तो यूपीएससी का सिलेबस करने में। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, सो पॉलिटिकल पार्टीज एंड लास्ट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, हमने आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में क्या पढ़ा? हाउ डू वी एक्सेस democracy outcomes, accountable, responsible, legitimate government, economic growth and development, reduction of inequality, accommodate social diversity and dignity and freedoms. ठीक है, 3 definitions की बात की। the government is the democracy is the worst form of government except all the other that have been tried, है ना। तो ये विंस्टन चर्चिल, आप अगर कभी डेमोक्रेसी के लिए नेगेटिव लिखना चाहें आप इसका यूज कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन ऑफ, फॉर और बाय है। ऑफ, फॉर और बाय का मतलब क्या है? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? स्वराज इज द रियल डेमोक्रेसी। ये गांधी जी का। यूपीएससी ने मेंस का क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको तरीका बताया। ठीक है, एक्सिस किस आधार पर करें? क्वेश्चंस देखें, डॉक्टर अंबेडकर का कोट देखा कि डेमोक्रेसी मीन अ वे ऑफ लाइफ विच कंसिस्ट ऑफ द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, अकाउंटेबल, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इकोनॉमिक आउटकम्स की हमने बात की, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की, पॉवर्टी एंड इक्वलिटी की बात की। ऑक्सफैम 2023 की एक रिपोर्ट देखी जो कहती है टॉप 1% पॉपुलेशन के पास 40% ऑफ टोटल वेल्थ कंसंट्रेशन है, बॉटम 50% के पास 3% है ना। अकोमोडेशन कैसे होगा? बिकॉज ऑफ नेगोशिएशन एंड पीसफुल हार्मोनी सोशल लाइफ देता है, जो कि नॉन डेमोक्रेटिक सप्रेस कर देता है सोशल डिफरेंसेस को। डिग्निटी ऑफ फ्रीडम इसमें बना रहता है लोगों का। और चैलेंजेस की हमने बात की कि चैलेंज क्या है। एक सबसे पहले तो एस्टैब्लिश करने की चुनौती, एस्टैब्लिश हो गया तो एक्सपेंशन की चुनौती, और अगर एक्सपेंशन हो चुका है तो डीप करने की चुनौती। और ये थी आपकी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन। सो व्हाट नेक्स्ट? अब आपके मन में होगा कि अब हम क्या पढ़ेंगे। अगर 11 में एक बुक होती तब फिर भी हम सोचते थे कि चलो अब तो एक ही बुक है, लेकिन अब 11 में 2 किताबें हैं एनसीईआरटी की। अब जो आपने अब तक 6 से 10 पढ़ा था, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको 11 और 12 को ठीक से पढ़ना है, एक बार 6 से 10 जो है वह रिवाइज कर ले। अगर आप रिवाइज कर लेंगे 11th में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हम दोबारा पढ़ने वाले हैं। अब तक नया कुछ नहीं पढ़ेंगे हम 11 में, जो अब तक पढ़ चुके हैं उसी का थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके और डायमेंशंस पढ़ेंगे। तो अब 11th में आपके पास 2 किताबें हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरी है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ठीक है, अब देखो इसमें है आपके 8 चैप्टर्स। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं किसको? पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी को। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जब आप जो पॉलिटिकल थ्योरी है क्लास 11 का बुक राजनीतिक सिद्धांत, जब कुछ सिद्धांतों को आप पहले समझ लेते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, राइट, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, इन सभी कॉन्सेप्ट को वाइडली समझने के बाद जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों को समझेंगे तब हमारे लिए समझ ज़्यादा आसान बन जाती है। ठीक है, देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे Indian Constitution at work, Constitution why and how, right in the Indian Constitution, election representation, executive, legislature, judiciary, federalism, local government, Constitution as a living document and philosophy of the Constitution. So next हमारा क्या स्टार्ट होना है बच्चों? पॉलिटिकल थ्योरी, है ना। वही आपको नेक्स्ट मिलेगा, उसका इंट्रोडक्शन। चलिए, सो स्टडी करते रहिए, रिविजन करते रहिए। ठीक है, अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको फिर से एक बार देख लें कि आप कहाँ कमी आपकी रह गई है, क्या क्या चीज़ें अब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल जो आपने अब तक बनाया हुआ है। अभी मेंस की प्रिपरेशन का एक सही वक्त है आपके पास कि आप मेंस के लिए जो है वह ठीक से प्रिपेयर कर ले खुद को। ये आपके पास अभी जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, एटलीस्ट ये 4-5 महीने आपके पास बचे हुए हैं। इसमें अच्छे तरीके से मेंस की प्रिपरेशन करो, आंसर राइटिंग करो, चीज़ों को समझो। बेसिक नहीं पढ़ा है, न्यू हो तो फिर बेसिक करो। ठीक है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी या कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड हों, आप ऑप्शनल पर वर्क कीजिए, आंसर राइटिंग पर वर्क कीजिए। क्वांटिटी कंप्लीट हो गई है तो क्वालिटी पर जाइए, है ना। सो अभी और जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत की है, क्वांटिटी पर अभी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी अगर एक ही पेज पढ़ो नहीं, मुझे तो एक ही पेज पढ़ना है एक दिन में,
क्या कर लोगे उस एक पेज से? तो अगर आपने थोड़ी सी अपनी क्वांटिटी बढ़ाई है ना, एक पेज को पूरा वर्ड बाय वर्ड याद करने से अच्छा है कि आप 10 पेज को थोड़ा सा समझ लें। शुरुआत में इस चीज की जरूरत होती है, शुरुआत में, है ना। चलिए, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।